नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबर है टोंक से। यहां पूर्व सरपंच की मौत पर बवाल हुआ है। ग्रामीणों ने शव उठाने से इनकार कर दिया। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। परिजन और ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए एएसपी विपिन शर्मा, डीएसपी सौरभ तिवारी, शुभकरण खींची, विजय शंकर शर्मा और दिनेश राजौरा भी मोर्चरी पहुंचे। परिजनों और ग्रामीणों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन देते हुए शव को उठाए जाने की अपील की है। परिजनों की मांग है कि पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू खुद मोर्चरी आए, मेडिकल बोर्ड से आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताएं। गौरतलब है, एसपी द्वारा इस प्रकरण की जांच डीएसपी उनियारा दिनेश राजौरा को सौंपी गई है। परिजनों ने मामले में कुछ संदिग्ध लोगों का नाम भी पुलिस को बताया है, जिनसे पुलिस द्वारा पड़ताल किए जाने और अजमेर से पुलिस के खोजी कुत्ते भी बुलाए जाने की बात कही जा रही है। सरपंच रहे हैं 5 साल, विकास से लेके सारा, और फिर अभी भी सरपंच के चुनाव में खड़े हुए हैं। तो राजनीतिक भी हो सकता है, कोई ऐसा भी दुश्मन हो सकता है। सबसे पहले तो प्रशासन की बात यह है कि जब नाम टारगेट हुआ है, जहाँ बैठे थे भाई सरपंच साहब महेंद्र जी के साथ कोई बाबू नाम का व्यक्ति था, तो सबसे पहले तो प्रशासन ने उससे पूछताछ में ढिलाई बरती। कम से कम उससे पूछताछ गहनता से होनी चाहिए थी। मैं वहाँ पर ड्यूटी कर रहा हूँ और मेरे घर वाले यहाँ पर सेफ नहीं है, तो आम आदमी का क्या हाल होगा यहाँ पर। इससे पहले भी एक बार मर्डर हुआ था, उसका अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। उसके बाद में दूसरा ही मर्डर हो गया और इसको ये लोग प्री प्लान करके इसको एक्सीडेंट दिखाने में लगे हुए हैं। बस यही कहना है मुझे कि एक फौज वाले का भाई सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम आदमी का क्या हाल होगा यहाँ पर। भरतपुर में शुक्रवार को 12वीं की छात्रा के अपहरण की सूचना पर हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस ने काले रंग की कार सवार अपहरणकर्ता के लिए नाकेबंदी की। ये बदमाश छात्रा को जघीना स्कूल के पास छोड़कर भाग गया। खुद भी ये बदमाश युवक रिको इंडस्ट्री एरिया में गाड़ी छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने छात्रा के साथ कार कब्जे में ली, छात्रा को परिजनों के सुपुर्द किया। घटना के संबंध में परिजनों ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। यह सूचना मिली थी कि आरवीएम चौराहे के पास किसी लड़की का अपहरण हो गया। इस पर 2 ट्रैफिक कर्मी जो थे उन्होंने देखा, तो उन्होंने पीछा किया गाड़ी का, और समस्त जो मोबाइल्स थी शहर पुलिस की वो एक्टिव हो गई। फिर इस दबाव में आके उस लड़की को उद्योगनगर इलाके में छोड़ के वो गाड़ी वाले चला गया। और अब बात ऑपरेशन क्लीन की। धौलपुर पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चला, अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। कंचनपुर थाना पुलिस और डीएसटी पुलिस टीम ने अतिराज गांव में अवैध शराब की फैक्ट्री पर कार्रवाई की। मौके से 10 ड्रम स्पिरिट, 382 शराब के पौवे, 12 बोतल अंग्रेजी हरियाणा निर्मित शराब बरामद की। मौके से 450 पौवे खाली पाए गए। खाली पौवों में शराब बनाकर भरी जानी थी। हालांकि आरोपी पुलिस को चकमा देकर भाग गए। एवं अवैध कारोबारियों की धरपकड़ हेतु अभियान चलाया हुआ है, जिस पर आज सूचना मिली कि अतराजपुरा गांव में बंटू गुजर के बाड़े में अवैध शराब बनाने का कारखाना चल रहा है, जिस पर डीएसटी टीम एवं हमारी कंचनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। तो बंटू गुजर जो थाने का एचएस है के बाड़े में 10 ड्रम स्पिरिट से भरे हुए मिले थे और 382 पौवा व 12 बोतल जो अंग्रेजी शराब हरियाणा निर्मित थे मिले थे। बात करते हैं भरतपुर की, जहां पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की। भरतपुर की डीग थाना पुलिस ने कसौट गांव में अवैध रूप से गांजे की बिक्री होने की सूचना पर दबिश दी। पुलिस ने मौके से करीब 80 किलो अवैध रूप से गांजा बरामद किया। साथ ही 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। थाना जैसे जब्ता भी जा गया, फिर सुबह हमने पीछा किया मुखबिर की सूचना पे, और भंवर सिंह सनोप रामवीर मोहन सिंह गांव कासोट थाना क्षेत्र डी के घर से 80 किलो गांजा बरामद किया। और जो सप्लाई करने वाले और एजेंट गांव रानोता थाना कठुमरा को मौके से गिरफ्तार किया गया और कार्रवाई की गई। 80 किलो गांजा वही मौके पे जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की।
अलवर में भी पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया। शाहजहांपुर इलाके में कार्रवाई कर गांजा और भांग बेचते 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी इलाके में अवैध तौर पर नशे का कारोबार चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। मनदीप सिंह कपूर आईपीएस पुलिस अधीक्षक महोदय जिला भिवाड़ी के निर्देश पर आज मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें जिला विशेष टीम डीएसटी द्वारा विशेष कार्रवाई करते हुए गांजा तथा मादक पदार्थ बेचते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। हम बात करते हैं बाड़मेर की। यहां एक बार फिर तस्करों के बीच गैंग वॉर की आशंका बढ़ गई है। तस्वीरें देखिए, हाथीतला टोल प्लाजा की ये तस्वीरें हैं। एक गैंग ने एक स्कॉर्पियो से 2 लाख नकदी की लूट की वारदात को अंजाम दिया। पूरी प्लानिंग के साथ स्कॉर्पियो का टोल प्लाजा पर दोनों ही ओर से रास्ता रोका गया। आप देख ले, एक गाड़ी आगे एक गाड़ी पीछे, ताकि स्कॉर्पियो को निकाला न जा सके। फिर हथियार की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। महज 24 घंटे बाद दूसरे गैंग ने बदला लेते हुए आरोपी गैंग के सहयोगी का अपहरण कर लिया। इसके बाद बाड़मेर पुलिस हरकत में आई और जिले भर में नाकाबंदी करवाई, लेकिन आरोपी फरार होने में कामयाब रहे। दोनों ही वारदातों में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। उनके मैं गाड़ी लेने गया था पालनपुर, तो क्या मेरे कस्टमर है, मेरे सर्विस सेंटर मारवाड़ सर्विस सेंटर करके उतरलाई रोड पे, तो उनके हिसाब से मैं गाड़ी लेने के लिए गया था। वहाँ से मैं सीधा आया तो धोरीमुन्ना होटल पे मेरे दोस्त है बगाराम दूध वाला करके, शिव शक्ति होटल है, जिसकी यहाँ पर भी होटल है अपने सदर थाने के पास में और है। तो उसके वहाँ पर खाना खाया और हम वहाँ से निकल गए। तो उसने क्या दिया हमको 1,35,000 का मेरे मंडी का पेमेंट है, वो तुम अलग दे देना के। तो मैं ठीक भाई रख दे, वो पेमेंट में टूल में रख दिया और 67,000 रुपये मेरे बचे हुए थे। मतलब 70,000 रुपये थे, उसमें 2,000 बिजली करवा दिया और 1000 रुपये रास्ता खर्चा हो गया था और 67,000 रुपये बचे हुए थे, वो टूल में ही थे। और हाथीतला टोल पे जो पूरा वीडियो बना हुआ है वो आपने देखा ही था। शिव थाना एरिया में एक प्रेमाराम जी नामक व्यक्ति हैं जो जोधपुर में सब्जी का काम करते हैं। उनका कल अपहरण की सूचना आई थी। उस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक ने पूरे जिले में नाकाबंदियां करवाई और उसको गंभीरता से लिया। बात करते हैं 12 की। सहरिया आदिवासी बालिका छात्रावास में अव्यवस्थाओं को लेकर छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा। बकायदा छात्राओं ने हॉस्टल की अव्यवस्था को लेकर कलेक्टर से शिकायत करने की ठानी। वहां पहुंची छात्राओं का आरोप है कि उन्हें हॉस्टल में दूध की जगह चाय दी जाती है, जिस आटे से रोटी बनाई जाती है उसमें कीड़े रहते हैं, और तो और शिकायत करने पर वार्डन जाति सूचक शब्दों से अपमानित करती हैं। शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने भी तुरंत छात्रावास में तहसीलदार को भेजा, साथ ही मामले की जांच करने की बात कही। बोलती कि तुम तो ऐसे करते हो क्या, तुम तो कुछ भी नहीं जानते, ऐसे तुम तो सेरिया, तुम क्या जानती हो। हाँ, और हमारे भाई मिलने आते हैं तो उनको क्या क्या बता दिया और हमको मिलने भी नहीं देती भाइयों से। और खुद का इतना बड़ा बेटा रख रखा था, इसी साल बाहर पढ़ने गया वो। ये बच्चे निकल के हॉस्टल से कलेक्टर साहब के पास गई थी शिकायत करने के लिए। कलेक्टर साहब ने मेरे को जांच के लिए भेजा है। जांच का इश्यू है, जांच में जो निकल के आएगा कार्रवाई करेंगे। ये लोग हम लोग आए यहाँ पर और हमने आन के कार्रवाई के लिए इनके बयान वगैरह लेंगे। बच्चों के बयान लेने के बाद जो भी इनके खिलाफ कार्रवाई होती होगी वो करेंगे। बात करते हैं चूरू की। सादुलपुर के जड़ाऊ गांव में पीने का पानी नहीं आ रहा है। इसे लेकर गांव के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। गांव के मुख्य चौक पर गांव वालों ने जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। गांव वालों का कहना है कि गांव के बाहर कुछ लोग अवैध कनेक्शन कर पीने के पानी का उपयोग खेती में कर लेते हैं, जिसकी वजह से गांव में पीने के पानी की किल्लत है। राजगढ़ तहसील की जनाऊ खारी गांव है। इस जनाऊ खारी में हरिजन तबका है, वो हाइट में बसा हुआ है और दूसरे चौधरी निचाई में। जो धर्मन योजना का पानी आया है वो निचाई की ओर से चढ़ाई की ओर है। तो निचली साइड में जो लोग बसे हुए हैं उन्होंने घर घर में कनेक्शन करा है, जिसके कारण लगभग 50-60 घर हैं
हरिजनों के, उनको 2 साल से पानी नहीं मिल रहा। इस बात को लेकर इस गांव वालों ने प्रदर्शन किया है और गांव वाले चेतावनी दे रहे हैं या तो हमारी व्यवस्था सुधारे, नहीं एसडीएम का घेराव करेंगे। हाँ, और मैं मरा तिसाया, हाँ, और मार 2 साल होगी मार पानी आवे को नहीं, मैं कदे इन्नो भर के जाऊँ, कदे इन्नो भर के जाऊँ, हमारा पानी को नहीं आवा। नाम क्या था जी? बात करते हैं श्रीगंगानगर की। एक शर्मसार करने वाली खबर आई है। सादुल शहर में एक 70 साल की बुजुर्ग महिला के साथ गांव के ही 2 लोगों ने शराब के नशे में दुष्कर्म किया। इन हैवानों ने इस घटना को तब अंजाम दिया जब 70 साल की बुजुर्ग महिला घर में अकेली थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पेशाब कर ली, मेरा काम था बाहर से मरना खड़ा रखे थे, मैंने धक्का न करे, धक्का करे, हाँ, तो मेरे प्राण मुंह पर भी दसी जन, हाँ। विधानसभा में आज का दिन काफी हंगामेदार गुजर रहा है। आइए सीधे शामिल होते हैं विधानसभा की कार्यवाही में। सत्र का दूसरा दिन है। सीएए के खिलाफ सदन में आज संकल्प पेश किया गया। विपक्ष ने इस दौरान जमकर विरोध भी दर्ज कराया, वेल तक भी पहुंचे। हमारे अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान में रहते थे, पाकिस्तान के अल्पसंख्यक जिस प्रकार से यहाँ पर जान बचा करके आए, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचा करके आए और यहाँ उनको नागरिकता दी गई, ये सबको पता है। आज इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? कानून में संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताना चाहता हूं। सबसे पहले 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ लाहौर में और उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया और उसमें कहा गया कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग राष्ट्र हैं, क्योंकि इनकी धार्मिक मान्यताएं, सामाजिक रीति रिवाज, संस्कृति, इतिहास, खान पान आदि अलग अलग हैं, ये एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में जो अधिवेशन हुआ लाहौर में मुस्लिम लीग का, उसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया कि धर्म के आधार पर इस देश का विभाजन किया जाए। और 1947 में हमारे देश के 2 टुकड़े कर दिए गए और जिस प्रकार से वहां पर जान बचा करके हिंदू और सिखों को और ईसाइयों को और बौद्ध को और पारसियों को और जैनियों को पाकिस्तान से आना पड़ा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सबको पता है। और सत्ता के लालच में मैं कहना चाहूंगा, आरोप लगाना चाहूंगा कि केवल और केवल सत्ता के लालच में हमारे देश में जहां 1/5 मुस्लिम जनसंख्या थी, हमने 1/3 क्षेत्र देकर एक अलग राष्ट्र का निर्माण कराया और आज उसी का दंश हम लोग यहां पर भुगत रहे हैं। बंधुओं, जब ये अत्याचार ज्यादा बढ़ने लगे, जैसा आदरणीय आमेर से आने वाले विधायक ने कहा कि देश के हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस समय के लियाकत अली, इनमें एक समझौता हुआ और उसमें कहा गया कि जो भारत में अल्पसंख्यक रहते हैं उनका यहाँ पर हम सम्मान करेंगे और जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक रहते हैं उनका वहाँ की सरकार सम्मान करेगी। परंतु क्या हुआ? हमने तो सम्मान किया, हमने तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का जो वादा किया था उसको पूरा किया, परंतु पाकिस्तान, जो मोहम्मद अली जिन्ना ने ये वादा किया था कि पाकिस्तान को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में निर्मित करेंगे, उसको उन्होंने इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पहले कानून मंत्री जो पाकिस्तान के थे वो हिंदू थे, जोगेंद्र नाथ मंडल, और वो दलित थे, शेड्यूल कास्ट से आते थे। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के वादे को ध्यान में रखकर और उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया और उन्होंने उस समय शेड्यूल कास्ट के लोगों का आह्वान किया कि पाकिस्तान के पक्ष में वोट दो और वो वहां के कानून मंत्री बने।
परंतु 1950 में जब नेहरू लियाकत समझौता हुआ उसके 6 महीने के अंदर अंदर जब वहां नरसंहार हुआ हिंदुओं का, तो उन्होंने जब उसका विरोध किया तो वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली ने धमकी दी कि ज्यादा गड़बड़ करोगे। सुनिए साहब, समाप्त करें। मैंने चालू ही नहीं किया, आप खत्म करिए, समाप्त करें। क्या बात हुई, ये क्या बात हुई सर? तो उनको बंदी बनाने की धमकी दी, वो जान बचा करके इस्तीफा दे करके यहां से भागे और 1988 के रूप में हमारे देश में। चलिए बढ़ते आगे। दौसा में किसानों का जमीनी जंग तीसरे दिन भी जारी है। लाडली के बास गांव में तीसरे दिन भी 101 किसान जमीन समाधि सत्याग्रह पर डटे हैं। किसानों के साथ सांसद किरोड़ीलाल मीणा भी हैं। आज सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने जमीन समाधि सत्याग्रह के लिए एलएनटी मशीन से 10 फीट गहरा गड्ढा खुदवाया है। आज से सांसद इस गहरे गड्ढे में समाधि सत्याग्रह करेंगे। ये एनएचआई और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी हैं उन्होंने निर्धारण किया है, इसके कारण ये गड़बड़ी हुई है, उसमें सुधार किया जाए। इसलिए दोबारा मुआवजा निर्धारित करने की भी मांग है और छत्तीसगढ़ के पैटर्न पर मुआवजा मिले, ये भी हमारी मांग है। दिन में बिजली मिले, ये भी हमारी मांग है। और जो रात में बिजली के कारण लोग मर गए उनको आर्थिक सहायता दी जाए, ये भी हमारी मांग है। वहीं दौसा में लहड़ी का बास में चल रहे किसान जमीन समाधि सत्याग्रह आगे कई दिनों तक चल सकता है, क्योंकि किसान पूरी तैयारी के साथ जमीन जंग में उतरे हैं। सत्याग्रह स्थल पर ही खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। जायजा लिया संवाददाता आशीष शर्मा ने। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के लिए अधिग्रहण की गई जमीन का डीएलसी दर से 4 गुना मुआवजा देने की मांग को लेकर दौसा के लाडली के बास में किसानों का आंदोलन जारी है। हम उसी जगह पर बैठे हैं जहां पर यह आंदोलन चल रहा है और हम आपको दिखाते हैं कि यह आंदोलन कुछ लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां पर रसद की सामग्रियां तैयार की जा रही है और आसपास के जो भामाशाह हैं और जो ग्रामीण हैं उनकी ओर से यह पूरी व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में जो किसान यहां पर जुटे हुए हैं उनको खाने पीने के लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ पर हर चीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है, दोनों टाइम खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे में जिस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं उन्हें देख कर लगता है कि आगामी काफ़ी दिनों तक ये आंदोलन चल सकता है। ऐसे में जब तक राज्य सरकार इन किसानों के प्रतिनिधिमंडल और राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से वार्ता नहीं करेगी, तब तक शायद ये आंदोलन चलने की संभावना है, क्योंकि रसद सामग्री ग्रामीणों ने और भामाशाहों ने काफी एकत्रित कर रखी है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। देश 71वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। आपको दिखाते हैं सुरक्षा के इंतजामात की 4 तस्वीरें देश भर से आपके टीवी स्क्रीन पर। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए कोटा में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मुख्य समारोह उम्मेद सिंह स्टेडियम में होगा। स्टेडियम में समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। स्टेडियम में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनातगी है। कोटा में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा के कैसे इंतजाम है, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शाकिर अली। कोटा में भी पूरी कर ली गई है। ये उम्मेद सिंह स्टेडियम में, और कल यहाँ पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ध्वजारोहण करेंगे। उसके बाद मार्च पास्ट की सलामी होगी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। साथ ही जो प्रतिभा हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। लेकिन इन सब के मद्देनज़र सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। इसके साथ साथ डॉग स्क्वाड के जरिए जो है पूरे इस ग्राउंड की लगातार चेकिंग की जा रही है। पुख्ता जो है चेकिंग के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। कोई भी कोताही ना हो इसके लिए सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। साथ ही जो जगह जगह पर जो है जवानों को तैनात किया गया है। अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। अर्धसैनिक बल यहाँ पर तैनात किए गए हैं। मेरे साथ सिक्योरिटी से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं। जी गिरीश जी, किस तरह की तैयारियाँ हैं, क्या क्या इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा? भाई हमने
जो भी ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए सबके पास इशू किए हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को घुसने से पहले सबका पास चेक करके भेजते हैं। जो भी काम अपने यहाँ पे कर रहे हैं उनका प्रत्येक का पास देखा जाता है और उनका एक टाइम है, टाइम के हिसाब से वो काम करते हैं और हम प्रत्येक सारे पॉइंटों को देखते हैं, प्रत्येक गेट को देखते हैं। चारों तरफ से हमारी सुरक्षा के हिसाब से प्रत्येक गेट बंद है। बाहर भी हम दिन में 3-4 बार राउंड लगाते हैं और पूरी तरह से सुरक्षा की दृष्टि से किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो, कोई लाइन ऑर्डर की परेशानी ना हो, कोई सुरक्षा में चूक ना हो, इसके लिए हमने पूरी व्यवस्था हमारे उच्च अधिकारियों कल रिहर्सल फाइनल रिहर्सल करके हैं, उन्होंने भी पूरा कंप्लीट चेक किया है और लगातार हम भी चेक कर रहे हैं। हमारी शिफ्ट वाइज ड्यूटी करते हैं, हम लगातार ड्यूटी कर रहे हैं और प्रत्येक पॉइंट को एक को चेक कर रहे हैं। तो तमाम जो पॉइंट है इस ग्राउंड के, इस मैदान के जहां कार्यक्रम होना है, उन सब पॉइंट्स पर जवान तैनात किए गए हैं, पुख्ता चेकिंग के इंतजाम किए गए हैं। कल सुबह जब यहां पर लोग दाखिल होंगे तो उनकी भी चेकिंग होगी और उसके बाद उन्हें इस ग्राउंड में प्रवेश दिया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से कोटा में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 2 बार जो है पूरा का पूरा दस्ता यहाँ पर आकर के चेक कर रहा है। डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। हथियारबंद से जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। कैमरा पर्सन मुकेश शाकीवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। वहीं गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के क्या बंदोबस्त हैं अजमेर में, जायजा लिया संवाददाता अभिजीत दवे ने। 71वें गणतंत्र दिवस समारोह को सेलिब्रेट करने के लिए अजमेर का प्रशासन, अजमेर की सिक्योरिटी एजेंसियां पूरी तरह से तैयार है। मुख्य जिला स्तरीय समारोह जो है वो पटेल मैदान में होगा, जहां पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जो है फ्लैग होस्टिंग करेंगे। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा पटेल मैदान की, जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज ने इसको पूरा अपने कैप्चर में ले लिया है। यहाँ पर RSC के जवान हथियारबंद तैनात होने के साथ ही जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है ERT के जवान वो भी यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं हथियारों के साथ किस तरह से इस पूरे पटेल मैदान को उन्होंने अपनी सिक्योरिटी जद में ले लिया है। किसी को भी अनाधिकृत रूप से यहाँ पर प्रवेश की अनुमति नहीं है। करीब ERT के करीब देखिए आप बड़ी संख्या में जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और पटेल स्टेडियम के हर एक कोने को फ्रिस्क आउट किया जा रहा है। किसी तरह की कोई भी सेंसिटिव एक्टिविटी आज देश भर में माफ कीजिएगा उदयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए पुलिस ने नई पहल की, जिसके तहत छात्र छात्रा शहर की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस का हाथ बटाती नजर आएंगी। तहत स्टूडेंट्स को ट्रैफिक वॉलंटियर बनाने की योजना तैयार की गई, जिसका ट्रायल शुरू कर दिया गया है। हमने पहले भी यहाँ कई नवाचार किए और इसी एक नवाचार की दृष्टि से स्टूडेंट्स को जोड़ा गया है अनुष्का एकेडमी के सहयोग से। इसमें जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो वॉलंटरी उनके पेरेंट्स की सहमति के बाद में ट्रैफिक पुलिस जो काम कर रही है मुख्य चौराहे पर, वो प्रथम दौर में ट्रैफिक पुलिस के साथ देखेंगे, कार्यप्रणाली देखेंगे और उसके सहयोग के साथ काम करेंगे। और नेक्स्ट चरण में जो अगला फेज़ होगा उसमें उन्हें इंडिपेंडेंट हम चौराहे पर जो ट्रैफिक पुलिस जो ड्यूटी कर रही है वो कार्य भी सौंपेंगे। इससे इनकी जो ट्रैफिक के प्रति जो हिचक है, जो भी कानून के प्रति भ्रम है या भ्रांति है, वो दूर होगी। ट्रैफिक यहाँ भी बड़ा मुद्दा है और लोग जितने ज़्यादा जुड़ सके उतना बेटर है, तो इस हिसाब से हमने सब प्लान बनाया। हमारे सीनियर अधिकारियों से सबसे चर्चा करके और अनुष्का अकेडमी के सहयोग से हमने ये प्लान बनाया। इस वक्त विधानसभा में विधायक संयम लोढ़ा क्या कुछ कह रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें सेंटर को देखा आपने। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, 28 लोगों ने उन डिटेंशन सेंटर में सुसाइड किया। 28 लोगों ने। क्या एक आदमी की जान की हम वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखने वाले लोगों के लिए कोई कीमत नहीं है? माननीय सभापति महोदय, और तो और NRC कैसी हुई, कारगिल में जो युद्ध लड़े उनका इस पे नाम नहीं। जो भारत 38 साल तक जिन्होंने वायुसेना में नौकरी की उनका नाम नहीं। फखरुद्दीन अली अहमद जो देश के सर्वोच्च पद पर रहे उनके परिवार का नाम नहीं है। असम की CM रही तैमूर, उनके परिवार का नाम नहीं है। इस तरह की NRC, और उसका नतीजा क्या निकला? 19 लाख लोग ऐसे मिले जो संदिग्ध माने गए और उसमें 16 लाख हिंदू। माननीय सभापति महोदय, वो फॉरेन ट्रिब्यूनल में गए सारे 16 लाख लोग और वहां जाकर के कहा कि हम तो भारत में पैदा हुए लोग हैं, अब आप ये CA ले आए। उससे भी क्या, अब वो 16 लाख हिंदू ये कह सकेंगे कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए? उन्होंने तो अपने पहले आर्गुमेंट दिए। और रुकते हैं ब्रेक के लिए।